शायद हम लोग कल ग्रीवेंस मैनेजमेंट कर रहे थे, है ना? ठीक है, ग्रीवेंसेस शुरू कर दिया था। ग्रीवेंस मैनेजमेंट आज हम लोग को खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रीवेंस देखना था। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीवेंस, इफेक्ट ग्रीवेंस का यदि किसी कंप्लेन का या ग्राइप्स का कहाँ कहाँ असर पड़ता है, एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉयर पे और ऑर्गेनाइजेशन पे, तीनों जगह इसका एडवर्स इफेक्ट ही होता है। तो कैसे आप मैनिफेस्ट होता है ग्रीवेंस, कैसे एम्प्लॉयज में मैनिफेस्ट होता है, कैसे प्रोडक्शन में मैनिफेस्ट होता है और कैसे एम्प्लॉयर्स में मैनिफेस्ट होता है, ये अभी हम लोग को देखना। शॉर्ट में देखेंगे, आप खुद इसको बढ़ा सकते हैं, मैं बस पॉइंट वाइज बता देती हूँ। प्रोडक्शन में कैसे होगा, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी जो है, म्यूट कर लो, कहीं से आवाज आ रही है। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं, कहीं से आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। ठीक है, तो प्रोडक्शन पे कैसे इसका असर पड़ता है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। लो प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन का कम हो जाना, डिक्रीज इन प्रोडक्शन। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आएगा, क्वालिटी का प्रोडक्शन खराब होगा क्योंकि एम्प्लॉइज जो बना रहा है उसको, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो खुश नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा मन से वो काम कर नहीं रहा है, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा, क्वालिटी मैनिफेस्ट होगा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना पाएगा सामान। देन वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो मैंने कल बताया था कि ग्रीवेंसेस आप बिना बोले अनवॉइस्ड ग्रीवेंसेस को या जो ग्रीवेंसेस एक्सप्रेस्ड नहीं है उसको भी एक अच्छा मैनेजर आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। वही मैंने कहा था, कैसे, तो उनके प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, उनके काम करने के तरीके में कमी आएगा, जो मटेरियल वो यूज करे, जो मशीन वो यूज करे, जो टूल्स वो यूज करे, वो ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि वो सारा गुस्सा अपना जो उनका कंप्लेन है, जो उनका मन में ग्रीवेंसेस, वो कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं उस चीजों पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सब ज्यादा असर दिखेगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, स्पॉइलेज, मशीनरी ब्रेकडाउन, ये सब ज्यादा पाया जाएगा। एंड ऑब्वियसली इस सब का कॉन्सिक्वेंटली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। वेस्टेज अगर मटेरियल हो रहा है, रॉ मटेरियल अगर नुकसान हो रहा है, तो फिर रॉ मटेरियल को परचेज करने का कॉस्ट बढ़ेगा। उसके अलावा जो क्वालिटी है वो खराब होगा, तो आपका मार्केट में नाम खराब होगा, अगर आप प्रोडक्शन में है या सर्विसेज में है तो भी। एम्प्लॉयज पे ग्रीवेंसेस का क्या असर होगा, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, बहुत ज्यादा छुट्टियां दिखेंगी, या फिर बहुत जल्दी लोग छोड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, लगा रहेगा। एक फिक्स्ड या रिटेंशन जो होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में नजर नहीं आएगा जहां पे ज्यादातर ग्रीवेंसेस होते हैं। तो एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, टर्नओवर मीन्स की छोड़ के आना और जाना, दोनों को हम टर्नओवर कहते हैं। सिर्फ अट्रिशन बोलेंगे, इसका मतलब द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ ईयर इज अट्रिशन। ओके, तो ये बढ़ेगा। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ कमिटमेंट, सिंसियरिटी एंड पंक्चुअलिटी, ऑब्वियसली कमिटमेंट का लेवल जो है, या जो सिंसियरिटी या डेडिकेशन का लेवल है, उसमें कमी आएगी, बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, because they are having some personal grievances against the employer or the organization. ठीक है, increase in incidence of accidents, why accidents, because of carelessness, दिमाग स्ट्रेस में रहना, टेंशन में रहना, तनाव में रहने से केयरलेसनेस बढ़ेगा और इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट्स भी ज्यादा बढ़ेंगे वहां पे। रिडक्शन इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोरल, ये तो कहने की बात ही नहीं है, एम्प्लॉय मोरल लो रहेगा। इसी का रिजल्ट है कि इतना जो
कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन का वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का, वो सब लो एम्प्लॉय मोरल के कारण ही हो रहा है। ठीक है। और मैनेजर पे कह सकते हैं कि मैनेजर पे क्या असर पड़ेगा, उसको तो कोई ग्रीवेंस है नहीं, वो तो एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप में से कोई बता सकता है कि मैनेजर्स पे एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस का क्या असर पड़ेगा? एनीबडी इन द क्लासरूम कैन ट्राई देयर क्रिएटिविटी। कोई भी? मैंने बोला कि ग्रीवेंसेस अगर है ऑर्गेनाइजेशन में तो ठीक है कि एम्प्लॉय पे उसका असर पड़ा, प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ा, लेकिन एम्प्लॉयर पे या मैनेजमेंट पे इसका कैसे असर पड़ेगा? आप लोगों में से कोई बता सकता है? मैम एम्प्लॉय अगर काम नहीं करेगा तो मैनेजर पे क्या असर पड़ेगा? मैंने बोला तो सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो एबीसी इज योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर एम्प्लॉय हैविंग ग्रीवेंसेस, दे आर नॉट happy and you are not addressing their complaints at a proper time, so what adverse effect your organization has to face? मैम एम्प्लॉय जानबूझ करके मतलब काम तो करते रहेगा लेकिन टाल मटोल करते रहेगा तो काम पूरा नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा। और ठीक है। और जैसे कि मैम इनडिसिप्लिन केस इंक्रीज होगा यहाँ पे। हम्म मैनेजर जैसे कि प्रॉपर एम्प्लॉय को ये नहीं बता रहा है तो उसमें एम्प्लॉय यहाँ पे शिकायत करता है। और यहाँ पे मैम ये हो जाएगा कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैनेजर अपना एक एटीट्यूड अलग बना के रखता है, तो जिस कारण से मैनेजर को यहाँ पे ये एम्प्लॉय को ग्रीवांसेस होता है मैनेजर से। और फिर मैम दूसरा हो सकता है कि क्या कहते हैं यहाँ पे कंट्रोल मैनेजर अच्छे से नहीं कर पा रहे अपने सबऑर्डिनेट को, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आ रहे हैं तो उसको नहीं बता पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि इंक्रीज हो जाता है कि डिग्री ऑफ सुपरविजन वगैरह। हाँ, डिग्री ऑफ सुपरविजन इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिव चीजें कम हो जाएगी और अनप्रोडक्टिव चीजें बढ़ जाएगी। आपको झूठ मूठ के झगड़ों को निपटाने में टाइम देना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय को सुपरवाइज करना पड़ेगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि दे आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड कि वो आपका काम, आप आराम से रहिए, आप कहीं और जाइए और वो आपका काम कर देंगे। तो आपको क्या होगा, एक अजीब तरीके से उनके पीछे पड़ना पड़ेगा, हमेशा चेक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वो काम करेगा। तो जो सीनियर एंड सुपीरियर जो सीनियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप सबसे पहले तो बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, आपको कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा अपने जूनियर से। अधिकांश समय आपका प्रोडक्टिव काम में ना जाकर के अनप्रोडक्टिव काम में आपका टाइम वेस्ट होगा। इनडिसिप्लिन अगर केसेस बढ़ेंगे तो टाइम झगड़ों को सल्टाने में, आर्बिट्रेशन में, इस कोर्ट में, उस कोर्ट में, लेबर ट्रिब्यूनल, लेबर लॉज, इसको निपटाने में ज्यादा लगेगा rather than when you are able to focus on your own goal, on your objectives, on the mission of organizations। ये सबसे आप क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल पीस खत्म हो जाएगा, अनरेस्ट की सिचुएशन हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना? यस मैम। ठीक है, यही सब है। तो उनको भी इसका भुगतना होता है, ठीक है ना? जो डायरेक्ट तुरंत नहीं दिखता है बट इनडायरेक्टली उनको ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज तो एक बार को छोड़ के किसी और जगह ज्वाइन कर लेंगे, है ना? लेकिन जो प्रोडक्शन लो हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा, एम्प्लॉय में अगर डिस्प्यूट ज्यादा हो रहे हैं तो केस मुकदमा बढ़ेगा, लीगल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे आपके। तो ये सारा नुकसान ऑर्गेनाइजेशन और ओवरऑल मैनेजमेंट को ही तो उठाना है, राइट? ठीक है, इसके आगे why there is a need of addressing these grievances on a promptly basis। क्यों ऐसे grievances को हमें proactively, क्योंकि हम दो तरीके से grievance को हैंडल करते हैं, एक proactively और एक दूसरा नहीं, करेक्टिव मेजर्स के रूप में। करेक्टिव मेजर्स क्या कि अब जब ठीक है, हो गया इतना बड़ा फसाद, तो कहीं ना कहीं मारुति सुजुकी इज एग्जाम्पल ऑफ करेक्टिव प्रोसेस। अब जब हो गया उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लोगों को मार दिया गया, और अब क्या कर रहे हैं, उसको 1 महीने 1.5 महीने को शट डाउन होने के बाद उस यूनिट को अब क्या कर रहे हैं कि अब फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि पहले जैसा इंसिडेंट्स ना हो। ये तो क्या हुआ, करेक्टिव। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था,
ठीक है, तो आपको उसको ठीक करना ही है, आपको ऑलरेडी इसका नुकसान हो चुका है करोड़ों में। लेकिन प्रोएक्टिव मतलब कि आप ऐसे ग्रीवेंसेस को आने ही ना दे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है if you think that there is something fishy among the employees या there is certain grievances among the employees, आप कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं उसको एड्रेस करने के। ठीक है ना, कोई आप इनफॉर्मल मीटिंग के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं ग्रीवेंसेस, और कुछ ऐसी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर सकते हैं जिसमें उस ग्रीवेंस का आंसर छुपा हुआ हो। ठीक है ना, नहीं तो ओपिनियन सर्वे है, एग्जिट इंटरव्यू है, ओपन डोर पॉलिसी है, बहुत सारा तरीका है जिससे आपके पास वो ग्रीवेंसेस आसानी से पहुंच सके और आप उसका आंसर या सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज को। तो अगर हम इसको हैंडल नहीं करेंगे टाइम पर इस ग्रीवेंस को, तो क्या होगा? कुकर में प्रेशर आने के बाद 2 3 4 सीटी के बाद बंद करते हैं, ठीक है ना, तो आपका काम होता है। लेकिन उससे अधिक प्रेशर आया तो एक्सीडेंट, है ना, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट, और फिर आपको मालूम है क्या होता है। तो ये प्रेशर एक लेवल तक तो आप मैनेज कर सकते हैं, और तब तक आपने एड्रेस कर लिया तो अच्छी बात है। इसके बाद इट विल boil, the steam will boil and then it explode in your organization, और बहुत ज्यादा आपको हर लेवल पे नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीवेंसेस है उसको इफेक्टिव एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं, उससे ओवरऑल इंडस्ट्री का एक इमेज क्रिएट होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में लेबर का कितना वैल्यू है, लेबर इंपॉर्टेंस है या नहीं है, वो सब चीजें देखी जाती है कि नहीं देखी जाती है। ठीक है, अब हाउ विल यू आइडेंटिफाई? अभी तो बहुत सारे तरीके आपको मैंने बता दिए कि अगर if the grievances are not expressed, if it is not voiced, still a good manager can detect or can find out where are grievances, why this is happening. ठीक है ना, आपका एटीट्यूड, आपका रिस्पॉन्ड करने का तरीका, आपके मैसेज लिखने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, लेट डिलेट, कम लेट से आना, सुस्ती दिखाना, काम को स्लो डाउन हो जाना, सब एक जगह से, सब कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि यू आर नॉट मोटिवेटेड। इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड देन देयर मस्ट बी सम रीजन behind demotivation. ठीक है ना, then find out the reasons of demotivation. अगर आपको इतना कर सकते हैं तो ये प्रोएक्टिव कहलाएगा। ठीक है ना, दी जाता प्रोएक्टिव मेजर्स, क्या आपने खुद से पता किया कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है और उसको ठीक करने की कोशिश की। इतने से नहीं होता है, देन देयर आर सम वे जहां से आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जिट इंटरव्यू है, एग्जिट इंटरव्यू मोस्टली आईटी सेक्टर्स में होता है। व्हेनेवर, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें मैंने बजाज का भी एग्जांपल आपको दिया था सुपरफिशियली, कि वो सिर्फ अपने आउटगोइंग एम्प्लॉइज को जो छोड़ के जा रहे हैं या किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के कारण या पर्सनल प्रॉब्लम के कारण या व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आर देयर, एग्जिट इंटरव्यू उनका होता है जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आप अपना अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करिए। ठीक है ना, आपको कैसा लगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, वट एवर टाइम यू हैव स्पेंड करके, और आपको कहाँ कहाँ लगता है कि हमारे एम्प्लॉय, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सुधार लाने की जरूरत है या यहाँ पे कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। एग्जिट इंटरव्यू जिसको जाना है, नॉर्मली यहाँ लोग थोड़ा कंसील कर लेते हैं क्योंकि यू आर इन द सेम इंडस्ट्री, यहाँ नहीं रहोगे तो कहीं और रहोगे, एंड देन द जो एक सर्कल है वो वीसीएस सर्कल चलता रहता है, इसीलिए थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें वो बता सकते हैं कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लगा, ये चीजें हमारे यहाँ है जिसको सुधारने की जरूरत है, या फिर अपना एक्सपीरियंस ना बता करके, हाँ हमारे कलीग्स इस तरीके की शिकायत करते हैं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं इस प्रॉब्लम से, लेकिन हमारे साथ करने वाले जो टीम मेंबर्स है उनको ये चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। तो एग्जिट इंटरव्यू में आपको कहीं ना कहीं सेंस होता है कि ये एम्प्लॉय क्यों छोड़कर जा रहा है और क्या क्या असुविधाएं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसको हम खत्म करेंगे तो ज्यादातर लोगों को रिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्राइप बॉक्स सिस्टम। ग्राइप मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। ग्राइप मतलब कंप्लेन्स, ठीक है ना, तो कंप्लेन बॉक्स सिस्टम नॉर्मली हर जगह होता है, स्टेशन पे होता है, कहीं भी तुम चले जाओ तुमको एक कंप्लेन बॉक्स मिल जाएगा, रेस्टोरेंट में भी होता है, हर सर्विस सेक्टर में हर जगह ये पाया जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अपने नाम को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप एनोनिमसली अपने प्रॉब्लम्स को लिख करके उसमें डाल सकते हैं। अगर वो इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली
ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए सीरियस है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेता है इस चीजों को और बहुत ज्यादा चाहता है कि हम ग्रीवेंसेस को हैंडल करें, तो वो जरूर महीने में या हफ्ते में एक बार उस ग्राइव बॉक्स को खोलता होगा, या उस कंप्लेन रजिस्टर को, अगर बॉक्स नहीं है तो कंप्लेन रजिस्टर होता है, ठीक है, रिसेप्शन पे ही मोस्टली हर जगह रखा रहता है कि कोई भी कस्टमर के कॉलम में एम्प्लॉयज वाले रजिस्टर में अपने कंप्लेंट्स को लिख सकता है और उसको अपनी नाम को बताने की जरूरत नहीं है, सो दैट मैनेजमेंट कम टू नो कि कहाँ कहाँ क्या कमी है और कैसे ठीक करना है। तो ये ग्राइव बॉक्स सिस्टम है जहाँ पे आप विदाउट एनी फियर यू कैन एक्सप्रेस अबाउट द कंप्लेंट्स। ओपिनियन सर्वे सिमिलर पोलिंग करा लेना, जैसे कि हम लोग पोल कराते हैं ना, जिससे इलेक्शन के पहले पोल होता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स पे ये पोल किया जा सकता है, ओपिनियन लिया जा सकता है, किससे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से, उनके मोरल से रिलेटेड मोरल सर्वे, एटीट्यूड से रिलेटेड, सेटिस्फैक्शन लेवल से रिलेटेड, ये बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिस क्राइटेरिया को बना करके आप एक क्वेश्चनर डेवलप कर सकते हैं और सारे अपने एम्प्लॉयज से एनोनिमसली भरने के लिए बोल सकते हैं कि आप भरें। आफ्टर कलेक्शन ऑफ दैट क्वेश्चनर विल कम टू नो कि कौन, पूरे सबके रिस्पॉन्सेज से आपको पता चलेगा कि हमारा जो परसेंटेज है वो सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज का कितना है, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज का कितना है, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज का कितना है, और वहां से आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन पता चलेगा कि इज देयर एनी नीड टू इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ठीक है ना। ओपिनियन सर्वे, यहाँ से भी ग्रीवेंसेस पता कर सकते हैं। मीटिंग्स, इनफॉर्मल मीटिंग्स हो सकता है, पीरियोडिकल मीटिंग्स हो सकता है, डिपार्टमेंटल मीटिंग हो सकता है, या फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो सकता है। यहाँ से भी आपको कई बार बातों बातों में ही, इनफॉर्मल मीटिंग अगर है तो मजाक मजाक में आपको पता चल जाता है कि किसके अंदर क्या ग्रीवेंसेस है और किसके प्रति ग्रीवेंसेस है। एंड फाइनली ओपन डोर पॉलिसी, आप आराम से जाइए, ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट बना हुआ है, नॉर्मली एचआर से रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को निश्चिंतता से बोल दीजिए, क्योंकि वो चीजें बनाई ही इसलिए जाती है कि वहां आप अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस कर सके, बता सके, ठीक है। अब अगर इतना कुछ पता चल गया है तो इतना पता चलने से तो काम नहीं होगा, अब क्या करना पड़ेगा, उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये पता करना है। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स जिसके थ्रू आप ग्रीवेंसेस को खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ग्रीवेंस, पहले तो क्या ग्रीवेंस है ये पता करिए, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करिए ग्रीवेंस है नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन है, किस लेवल का है, ये अगर आपको पता चलता है या अपने आप छलक के आता है, कहीं से छन के आता है और आपको पता चलता है कि इस जगह इस डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस है, तो प्रॉम्प्टली उसको एक्नॉलेज करिए, उसको एड्रेस करिए या रिड्रेस करिए, ठीक है। दूसरा, डिफाइन करेक्टली, व्हेन यू कम टू नो कि ग्रीवेंस है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस ग्रीवेंस, ठीक है। तो उसको आप डिफाइन करने की कोशिश करिए, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है, डिफाइन करिए सेकेंड स्टेप में। और जब डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के लिए आपको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कैन बी इन फैक्ट्स फॉर्म, हुआ क्या क्या, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस, तो फैक्ट के फॉर्म में हो सकता है, डेटा के फॉर्म में हो सकता है, ओपिनियन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है और फैक्ट कुछ और हो सकता है, तो इन सारे रूपों में आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करिए, एनालाइज करने के बाद you'll come to know the real problems, उस रियल प्रॉब्लम्स के लिए का सॉल्यूशन, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस जनरेट करिए, सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, 3-4 सॉल्यूशन हो सकता है किसी प्रॉब्लम का, एंड देन इम्प्लीमेंट द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन जो आपके बजट के हिसाब से, आपके ऑर्गेनाइजेशन साइज के हिसाब से, एम्प्लॉय के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सबसे सूटेबल सॉल्यूशन हो, उसको इम्प्लीमेंट करिए। एंड इम्प्लीमेंटेशन विदाउट फीडबैक इज ऑफ नो वैल्यू, ठीक है ना। तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद फीडबैक लेना बहुत जरूरी है कि इसका क्या असर रहा ओवरऑल उस कंप्लेन को खत्म करने में, उस ग्रीवेंसेस को ओवरकम करने में, ठीक है। अब एक 5 स्टेप मॉडल है, 5 स्टेप मॉडल ऑफ ग्रीवेंस प्रोसीजर। दिस इज लाइक कि क्या क्या ये नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने इस मॉडल को सजेस्ट किया है कि सी ग्रीवेंस है, आप हैंडल कर लेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके खत्म कर देंगे, बट
अगर आप टाइम के अंदर नहीं करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम का सिचुएशन एक सीमित समय के अंदर हो जाना चाहिए, वो नहीं होगा तो फिर वही होगा जो आप लेट सॉल्यूशन देते हैं, तो जो नुकसान होता है वही नुकसान होता है नहीं करने का भी, तो वो नहीं करने के बराबर है, ठीक है ना। इसलिए ये मॉडल दिया गया है टाइम पीरियड के साथ साथ। तो पहला स्टेप इसमें कि अगर अग्रीव्ड पार्टी यानी जो पीड़ित है, जिसको लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, या इनइक्वालिटी किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, वो क्या कर सकता है, वो उसके लिए एक जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है जो ग्रीवेंस को हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास अपना कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर 48 आवर्स के अंदर जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रेजेंट करेगा, उसे एम्प्लॉय को बताएगा, ठीक है। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो पर्टिकुलरली इसी पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाएगा, आप उसको जाके बोल सकते हैं अपने प्रॉब्लम। अगर वो नहीं देता है 48 आवर्स के अंदर, या फिर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अगेन आपका जो प्रॉब्लम है वो वैसे ही बना हुआ है, देन आप क्या कर सकते हैं कि वो जो डिपार्टमेंट है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिपार्टमेंट बताया गया है, जिसके ऑफिसर को आपने भी बोला, उस डिपार्टमेंट के हेड को आप जाकर के बोल सकते हैं, दैट डिपार्टमेंट हेड इज गिवन 3 days टाइम पीरियड आफ्टर द प्रेजेंटमेंट ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी उनके पास जब ग्रीवेंस को प्रेजेंट किया जाता है उसके 3 दिन के अंदर उनको रिप्लाई देना होता है, ठीक है। अगर इस रिप्लाई से डिपार्टमेंट हेड उस ग्रीवेंस कमिटी डिपार्टमेंट हेड के रिप्लाई से भी एम्प्लॉय नहीं सहमत है या नहीं सेटिस्फाइड है, देन दैट अग्रीव्ड पार्टी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ग्रीवेंस कमिटी, ठीक है ना। ग्रीवेंस पहले ऑफिसर, फिर हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट एंड देन ग्रीवेंस कमिटी के पास जाएगा। इस कमिटी को 7 दिन का टाइम मिलता है। 7 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम को पढ़ के, इस केस को स्टडी करके अपना रिकमेंडेशंस देगा मैनेजमेंट को, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट को देगा, मैनेजमेंट उस रिकमेंडेशंस को अगेन रिवाइज करेगा, एनालाइज करेगा, देखेगा और फिर इस डिसीजन को नोटिफाई करेगा एम्प्लॉय तक 3 दिनों के अंदर, यानी 7 days के अंदर वो कमिटी किसको देगी, मैनेजमेंट को हैंड ओवर करेगी अपना डिसीजन, और मैनेजमेंट 3 दिन तक उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो इन्फॉर्म कर देगी उस डिसीजन के बारे में एम्प्लॉय को। अगर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है एम्प्लॉय तो, ठीक है ना, फिर क्या होता है, अगर आप तब भी नहीं है तो आप मैनेजमेंट से अपील कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट से अभी भी मैनेजमेंट से आप एक बार और अपील करिए कि आप इस डिसीजन को रिवाइज करिए, मैं ये सही नहीं है, ठीक है ना। मैनेजमेंट उसको रिकंसीडर कर सकती है, उसको अपील के फॉर्म में रख सकती है। मैनेजमेंट को भी 7 दिन का टाइम दिया जाता है रिकंसीडर करने के लिए या रिवाइज करने के लिए उस रिकमेंडेशंस को जो ग्रीवेंस कमेटी द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप नहीं किए तो ये 4th स्टेप के बाद इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन गो फॉर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीवेंस सेटलमेंट मशीनरी में। तो आप वहां पे वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, आप अपने इच्छा से आर्बिट्रेटर को, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय म्यूचुअली कंसेंट से जो भी वो आर्बिट्रेटर से सहमत है उसको वो अपॉइंट कर सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, और उनका जो भी हियरिंग होगा, उनका जो भी डिसीजन होगा, दैट बिकम्स बाइंडिंग फॉर बोथ द पार्टीज, ठीक है ना। बाइंडिंग होगा तो बोथ पार्टीज के लिए होगा, दोनों ही पार्टी को अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा करना पड़ेगा और अपने अपने कमिटमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैम इसमें भी कुछ था ना कि 1 हफ्ते में इसको भी सॉल्व करना होगा। यहाँ पे तो है या नहीं, ये एक्चुअली आपका जितना म्यूचुअल यानी अंदर ग्रीवेंस सेटलमेंट प्रोसीजर का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन तक ही है ना, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे हम, एडजुडिकेशन। और एडजुडिकेशन में क्या क्या है, लेबर, इंडस्ट्रियल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल। तो फिर ये म्यूचुअल नहीं रहा है ना, एडजुडिकेशन इज नॉट म्यूचुअल, फिर तो ये थर्ड पार्टी तो खैर आर्बिट्रेशन में भी आ गया, लेकिन उसमें जुडिशियरी थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट विल रिकमेंड योर केस टू द कोर्ट्स, है ना, लेबर कोर्ट में या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट आपके कोर्ट को रेफर करती है। समझ में आया तोशी? यस मैम। यहाँ तक आपके अंदर की बात है ये,
ठीक है ना। अगर वॉलंटरी आर्बिट्रेशन से भी बात खत्म हो गई तो भी चलिए, वो आपके अंदर की बात है, क्योंकि आपने अपने म्यूचुअल कंसेंट से किसी थर्ड पार्टी को लाया और उसकी बात आप दोनों मान गए, न्यूट्रल बॉडी रहेगा ये। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए छोटा सा एक डायग्राम है जिसको याद रखना, यहाँ से आपको पता चलेगा कि किसको कितना टाइम दिया गया है उस चीज को हैंडल करने के लिए। ठीक है, यस मैम। ओके। अब थोड़ा टाइम और है हमारे पास, तो हम दूसरा भी कर सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग तो उसी मंडे से शुरू करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग तुमने कहा था ना कि छूटा हुआ है, मेरे ख्याल से मंडे ट्यूसडे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ खास बचा भी नहीं है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स है। आपका एग्जाम कब से है? 16 से मैम। तो पढ़ना शुरू किया या अभी भी घूम रहे हो तुम लोग?